हेलो दोस्तों, राम राम राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, ये क्लास बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहना। ये क्लास वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को ज़रूर कमेंट करें। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो हमारा टॉपिक है वो उत्तर प्रदेश यूपी स्पेशल है। आज हम यूपी स्पेशल पर चर्चा करेंगे। का नामकरण किस किस सन में क्या क्या रखा गया। ये बहुत ज़्यादा वनडे एग्जाम है, जो स्पेशली जो यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम होते हैं जितने भी, उसमें ये क्वेश्चन मतलब ज़रूर पूछा जाता है, क्योंकि मैंने बहुत सारे प्रीवियस ईयर को एनालाइज करके फिर उस बेस पे मैं टॉपिक बनाई हूँ और उसी चीज़ को अपने कंटेंट में इंक्लूड करके आप लोग के लिए लाई हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एंड तक ज़रूर बने रहें। ट्रिकी बेस पे पढ़ाया जाएगा और आप लोग को ये ज़रा सा भी नहीं लगेगा कि हम कहीं अलग पढ़ रहे हैं। आप लोग को लगेगा कि हम खुद ही पढ़ रहे हैं। इतना अच्छे से, इतना सरल भाषा में आप लोग समझेंगे। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरुआत करते हैं। तो इसका सबसे पहले नामकरण देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश का नामकरण किस किस सन में क्या क्या रखा गया। तो 1836 में जो उत्तर प्रदेश का नाम था वो क्या था? उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाता था। 1836 में उत्तर प्रदेश उत्तर पश्चिम प्रांत कहलाता था। फिर ये लेखपाल में और बीपीओ में तो 3-4 बार, और ये जूनियर असिस्टेंट में भी हम देखे हैं बहुत सारा प्रीवियस ईयर, उसमें ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं। कभी ये तो कभी ये, कभी तीनों में से कोई ना कोई ज़रूर कोई ना कोई पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोग इसको अपने कॉपी में ज़रूर नोट करते रहिए, क्योंकि ये नोट्स जो है ना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो 1902 में क्या था? आगरा और अवध प्रांत का संयुक्त प्रांत कहलाता था हमारा उत्तर प्रदेश। 1902 में से क्या कहलाता था? आगरा एवं अवध का संयुक्त प्रांत। फिर 1937 में केवल ये क्या बन गया? इसको आगरा और अवध को हटा दिया गया, केवल ये संयुक्त प्रांत बन गया। जो हमारा उत्तर प्रदेश है 1937 में केवल संयुक्त प्रांत कहलाया। फिर 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश ही रह गया। जो हम वर्तमान में उत्तर प्रदेश के नाम से जानते हैं, वो हमारा 24 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश का गठन किया गया। इसीलिए 24 जनवरी को यूपी डे मनाया जाता है, यानी कि उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है 24 जनवरी को। तो आप लोग ये 24 जनवरी उत्तर प्रदेश दिवस, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये आप लोग नोट करते रहिए। प्लीज़ एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है आप लोग के लिए, और इतना सरल और व्यवहारिक भाषा में आप लोग कहीं नहीं पढ़े होंगे। तो आप लोग क्लास को इसी तरह नोट करते रहिए। चलते हैं हम राजधानी का नामकरण किस किस सन में हमारा, ये हम लोग समझ गए कि उत्तर प्रदेश का नामकरण किस किस सन में क्या क्या कहलाता था हमारा उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश कब बन गया। तो ये 24 जनवरी 1950, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि 24 जनवरी 1950 को हमारे उत्तर प्रदेश का गठन किया गया था। इसीलिए 24 जनवरी को उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जाता है। तो राजधानी का नामकरण अब देख लेते हैं। तो 1836 में हमारा जो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो क्या थी? आगरा थी। 1858 में प्रयागराज थी। 1921 में हमारा लखनऊ था, जो कि आंशिक रूप से ही केवल था। 1935 में हमारा लखनऊ पूर्णतः उत्तर प्रदेश की राजधानी घोषित कर दी गई, जो कि वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। तो वो क्या बनी? पूर्णतः कब बनी? तो 1935 में बनी। 1935 में बनी। अब आप लोग ऐसे भूल जाते होंगे, तो इसका एक ट्रिक आप लोग ध्यान से समझिए। इसका एक ट्रिक बेस पे हम लोग याद करेंगे तो हमेशा हम लोग को याद रहेगा सीरियल से। तो यहाँ देखिए कि 6 में अगर +2 कर दें तो हमारा ये 8 हो जाता है। इसका लास्ट का डिजिट में 2 बढ़ा दीजिए। 3 का डिजिट, जैसे 3 में 2 जोड़ दीजिए, 3 में 2 जोड़ दीजिए तो 5 आ जाता है। तो ये लास्ट का डिजिट जो 2 बढ़ा दीजिए इन दोनों के बीच में, तो 36, 6 2 8, यहाँ 8 हो गया, 3 2 5, यहाँ 5 हो गया। तो 18 से 36, 18 तो कॉमन रहेगा ही यहाँ इस दोनों में। तो आप लोग ऐसे 2 प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे क्या हमारा बन गया? 3 में 2 जोड़े 5 बन गया, 6 में 2 जोड़े 8 बन गया।
इस ट्रिक से भी ये दोनों याद कर लीजिए, ये दोनों हमारा हो गया। अब ये हमारा जो है इसको भी ट्रिक से याद करेंगे। कहो कैसे? अब ये देखिए, जो इसका लास्ट का डिजिट है वो क्या है? 21 लिखेंगे। 21 ऐसे लिखते हैं ना, 21 ऐसे लिखते हैं, तो हमारा आ क्या, छोटी क्या, हमारा स्वर आ जाता है। और यहाँ पे आंशिक और पूर्ण रूप से कब बनी थी, इसको आप लोग ट्रिक बेस पे याद करिए। तो जो ये आंशिक आ है तो ये बड़ा आ है, तो ई और बड़ा आ, मतलब अगर सन याद रखेंगे तो 21, 1921, 21 अगर किसी में, ये देखिए ई स्वर आ गया इसमें, ई 21 लिखेंगे तो आगे स्वर आ जाता है ई। और यहाँ आंशिक रूप से थी तो आंशिक रूप से बड़ा आ गया। तो दोनों में, यहाँ डिजिट में भी अगर हिंदी में लिखेंगे तो स्वर आ जाए, और यहाँ पीछे जो है आंशिक में भी बड़ा आ स्वर आ गया। तो हमारा 1921 में क्या, लखनऊ क्या थी, आंशिक रूप से थी। और 1935, अब यहाँ देखिए 35, ये आप लोग समझ गए होंगे। तो अब इसका देख लेते हैं थोड़ा सा ट्रिकी बेस पे, क्योंकि जीएस इतना ब्रॉड सब्जेक्ट है। अगर आप लोग कहीं से उसको, कहीं लॉजिक नहीं लगाएंगे, कहीं लिंक नहीं करेंगे तो आप लोग भूल जाते हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी उससे आप लोग लॉजिक या कोई ना कोई लिंक लगा लीजिए, ताकि आप लोग कभी भूले नहीं। 35 को क्या लिखते हैं, ये आप समझ गए हैं, इसको हटा देते हैं। ये देखिए हमारा 35, ये हमारा 35 लिखा हुआ है। 1935 जब पूर्णता बनी थी, तो ये 35 को ऐसे लिखते हैं ना, 35 आगे का ही लिखेंगे। 35 5 या 5 भी लिख सकते हैं ना, 35 या 5, वैसे दोनों ले लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, वैसे भूल जाते हैं। तो अगर 35 आपको दिखे तो वो क्या, हमारा पू बन गया, ये पू। तो यहाँ भी पू आ जाए, यहाँ भी 35 आ जाए। 35 लिखेंगे ऐसे, पूर्णता मतलब ऐसे लिखेंगे, इसका आगे का शब्द पा, इसका आगे का शब्द पा। तो ये देखिए पा मिल रहा है। तो पूर्णता लखनऊ हमारी जो राजधानी बनी थी वो 35 में बनी थी, 1935 में। आप लोग 21 का और आंशिक समझ गए, स्वर, और ये पा समझ गए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप लोग अब कभी भूलेंगे नहीं। इसी तरह व्यवहारिक भाषा में पढ़ने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप लोग मेरा मजाक उड़ाने लगे हैं, कहते हैं इतना तुम मेहनत करती हो और तुम्हारे सब्सक्राइबर भी नहीं बढ़ रहे हैं। तो प्लीज़ जो भी पहली बार मेरे वीडियो पर आ रहे हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइए। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोग के लिए अगर इतना मेहनत करते हैं हम, तो आप लोग भी समझिए ना, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करिए। हम उत्तर प्रदेश का विभाजन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश का विभाजन कब हुआ था। तो उत्तर प्रदेश का जो विभाजन हुआ था वो 9 नवंबर 2000 को हुआ था। ये डेट आप लोग ज़रूर याद रखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था। 13 जिलों को, उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर उत्तराखंड बना दिया गया था। 13 जिलों को, ये बहुत ये डिजिट याद रखना 13, क्योंकि कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जब उत्तराखंड का गठन किया गया था या उत्तर प्रदेश से अलग किया गया था, तो कितने जिलों के साथ उसको अलग करके बनाया गया था या उत्तराखंड का गठन किया गया था। तो 13 जिलों को काट करके उत्तराखंड एक राज्य का निर्माण कर दिया गया था। और इसको कब किया गया था, तो 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग कर दिया गया, जिसमें 13 जिलों को अलग करके क्या बना दिया गया, उत्तराखंड एक राज्य बना दिया गया। तो आप लोग ये ज़रूर याद रखिएगा। विभाजन का मतलब बंटवारा होता ही है, अलग करना, बंटवारा या खंड करना। तो ये खंड का वैसे भी मतलब उत्तरा मतलब उत्तर का एक खंड कर दिया गया, यानी उत्तर प्रदेश का एक खंड कर दिया गया। उसका नाम क्या, उत्तर प्रदेश, या वो उत्तर प्रदेश को अलग करके उत्तराखंड बना दिया गया 13 जिलों को काट कर। तो आप लोग ये डेट नोट कर लीजिए। और ये जिला, ये तो कॉमन है, ये तो सबको पता है कि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया है, लेकिन 13 जिलों को अलग किया गया था स्टार्टिंग में। तो ये आप लोग 13 ज़रूर याद रखिएगा। आप लोग साथ में नोट करते चलिए, क्योंकि आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये क्लास। तो जो भी ये बीपीओ का एग्ज़ाम आने वाला है, यूपी ट्रिपल एससी के, जैसे बीपीओ हो गया, लेखपाल हो गए, ये सारे एग्ज़ाम आने वाले हैं ना, तो उसमें यूपी स्पेशल पूछा ही जाता है। तो आप लोग ज़रूर नोट करते रहिए। इतना व्यवहारिक भाषा में पढ़ा रहे हैं, आप लोग को लगता ही नहीं होगा कि हम यूट्यूब पे पढ़ रहे हैं, आप लोग को लगता होगा कि हम खुद से पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम पढ़ लेते हैं उत्तर प्रदेश का राजकीय विशेष कुछ जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। कोई राजकीय कोई कुछ भी पूछ लिया जाता है, पक्षी, फूल, पेड़, खेल, वृक्ष, पशु, कुछ भी पूछ लिया जाता है। तो आइए हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है, बारहसिंघा।
उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु बारहसिंगा है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस। और कभी कभी सारस तो बहुत कम देते हैं, क्रोंच ज़्यादा देते हैं। क्रोंच, क्योंकि क्रोंच थोड़ा सा कम लोग मतलब समझ पाते हैं, तो सारस या क्रोंच दोनों में से कुछ भी आ जाए तो हमारा क्या है? राजकीय पक्षी है। राजकीय फूल पलाश या टेसू है। पलाश या टेसू, ये पलाश या टेसू क्योंकि दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए आप लोग को दोनों याद रखना है, पलाश एवं टेसू। राजकीय खेल क्या है? तो हॉकी है। राजकीय खेल हमारा क्या है? हॉकी है। अब कहेंगे कि हॉकी राष्ट्रीय खेल भी है, याद ये ध्यान देना कि जो हॉकी है वो हमारा राष्ट्रीय और राजकीय दोनों है। राजकीय चिन्ह क्या है? एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष, और यहाँ हटा देते हैं 1 मिनट के लिए, यहाँ गंगा यमुना की प्रवाह। अब आप लोग को हम थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना के बताते हैं। ऐसे वृत्त है, आप लोग देखे होंगे क्योंकि ये जो सरकारी किताबें अक्सर होती हैं उसमें पीछे बना हुआ होता है, या कहीं भी सरकारी, ये यूपी का जब सिंबल ही है तो कहीं भी गवर्नमेंट, किसी भी गवर्नमेंट चीज़ में बना रहता है। ऐसे गंगा यमुना का ये धारा है, ये संगम स्थल हो जाता है गंगा यमुना का। इधर 2 मछलियाँ हो जाती हैं, इधर 2 मछलियाँ दोनों साइड में हो जाती हैं, यहाँ तीर धनुष हो जाता है। ये जो 2 मछलियाँ हैं वो हमारे अवध की जो मुस्लिम शासक थी उसको दर्शाती हैं, और ये हमारा जो क्या था वो, ये जो हमारा है वो सनातन धर्म को दर्शाती हैं। और ये जो गंगा यमुना का यहाँ कि हमारे देश में जो है वो गंगा यमुना का प्रवाह दर्शाती हैं, कि प्रयागराज में जो तीर वो संगम स्थल नहीं है तो वही दर्शाती हैं कि जो ये गंगा यमुना का संगम स्थल दर्शाती हैं और उसका प्रवाह दर्शाती हैं। और दोनों साइड की जो मछलियाँ होती हैं ये हमारे मुस्लिम प्रांत या मुस्लिम शासक को दर्शाती हैं कि यहाँ मुस्लिम शासक भी था, और ये ऊपर जो है वो हमारे सनातन को दर्शाती हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग चिन्ह समझ गए होंगे। अब कहीं भी आप लोग देखेंगे तो तुरंत समझ लेंगे। वैसे भी ये प्रैक्टिकली इसको जानना चाहिए, पढ़ना ज़रूरी नहीं, फिर भी आप लोग नोट कर लीजिए कि एक वृत्त में 2 मछली, 1 तीर धनुष और गंगा यमुना का प्रवाह। अब राजकीय वृक्ष देख लेते हैं क्या है। तो राजकीय वृक्ष देख लेते हैं, अशोक है हमारा राष्ट्रीय वृक्ष। आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हमारा राष्ट्रीय वृक्ष क्या है। राष्ट्रीय वृक्ष आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें कि क्या है। चलिए देख लेते हैं आगे। अब उत्तर प्रदेश के एनसीआर में सम्मिलित जिले, क्योंकि हम लोग ऐतिहासिक परिचय पढ़ रहे हैं ना, उसका कल हम जो नेक्स्ट क्लास लेकर के आएंगे उसका यूपी का मैप भी लेकर के आएंगे, उसके द्वारा आप लोग समझेंगे मैप के थ्रू, तो और जल्दी आप लोग समझ पाएंगे। कल हम लोग यूपी का भौगोलिक संरचना पढ़ेंगे, तो आप लोग इसके लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास भी आप लोग तक मिलती रहे। और हिंदी की बहुत अच्छी क्लासें हम हमारे चैनल पर करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और हिंदी की प्लेलिस्ट भी हम अपलोड कर दिए हैं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो उत्तर प्रदेश का नेशनल, ये जो एनसीआर का मतलब होता है क्या होता है? नेशनल कैपिटल, यहाँ लिख देते हैं क्योंकि वहाँ पे स्पेस नहीं है, रीजन। तो एनसीआर का मतलब क्या होता है? नेशनल कैपिटल रीजन। तो आप लोग इसका फुल फॉर्म नोट कर लीजिए, ओरली हम बोल रहे हैं, आप लोग नोट कर लीजिए, नेशनल कैपिटल रीजन आप लोग लिख लीजिए। तो उत्तर प्रदेश के एनसीआर में सम्मिलित कितने ज़िले हैं? तो टोटल 8 ज़िले हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग ज़रूर याद करिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन बन रहे हैं मैंने देखा है। जो प्रीवियस यूपी SSS के बहुत सारे एग्ज़ाम को मैंने देखा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसमें पूछा गया क्या जाता है कि ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं, ये इसमें से 3 कोई दे देते हैं और 1 अलग से दे देते हैं, फिर पूछते हैं निम्नलिखित में से एनसीआर में सम्मिलित जिले नहीं है, कौन सा नहीं है? तो उसमें एक नहीं जो होता है उसको मानना रहता है। और क्या कभी कभी क्या होता है कि इन 8 में से कोई 1 दे देंगे और जो बाकी 3 अलग से दे देंगे, फिर पूछेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एनसीआर में सम्मिलित जिला है। तो आप लोग को ऐसे याद करना है, इसलिए 8 ही याद करना है। और याद क्या करना है, ये हम आप लोग को ट्रिक दे दिए है ना, अब बस यही आप लोग को 2 लाइन याद कर लेना है, बाकी ये 8 याद हो जाएंगे फटाफट। इसीलिए आप लोग को ये ट्रिक जो होता है ना, ये ट्रिक हम अपने तरफ से बहुत टाइम दे करके बहुत अच्छे से बनाते हैं, क्योंकि मैच भी करना चाहिए, बैठना भी चाहिए सेंटेंस। तो ये हम आप लोग के लिए जो ट्रिक कुछ ना कुछ ज़रूर, क्योंकि भाई जीएस बहुत ब्रॉड है,
तो कहीं अगर हम लिंक करके आगे याद करेंगे या कोई ट्रिकी बेस पे याद करेंगे तो हमेशा के लिए स्थायी हो जाता है। तो इसीलिए अलग से हम आप लोग के लिए टाइम दे करके ट्रिक बनाते हैं खुद से। तो चलिए हम बिना किसी देरी के देखते हैं एनसीआर में सम्मिलित कितने ज़िले हैं। टोटल 8 ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के। कौन कौन सा है ये देख लेते हैं। मेरठ है, हापुड़, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद, बुलंदशहर। अब ये तो आप लोग देख लिए कि एनसीआर में सम्मिलित 8 ज़िले हो गए हमारे यूपी के। इसको पढ़ भी लिए, अब इसको याद कैसे करेंगे, तो ये आप ट्रिक पर आ जाइए। तो क्या बुद्ध एक इंसान है, बुद्ध कोई एक इंसान है। और ये जो आप निर्देशक का चिन्ह देख रहे हैं, किसी के द्वारा कही गई कोई चीज़ आगे लिखी होती है, उसको से निर्देशक चिन्ह के बाद लिखा जाता है। तो एक कोई बुद्ध है, बुद्ध एक इंसान है, बुद्ध भगवान, वैसे गौतम बुद्ध को आप लोग जानते ही हैं। तो बुद्ध, जैन धर्म और ही बौद्ध धर्म भी हम अपने चैनल पर पढ़ाने वाले हैं, इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसे ही हैंड राइटिंग नोट्स आप लोग तक पहुंचता रहे। तो बुद्ध क्या है, बुद्ध कहते हैं क्या, बुद्ध का संबंध किस किस चीज़ से है, नगर शहर मेरे। बुद्ध क्या कहते हैं कि नगर शहर मेरे, तो माली भी कम थोड़े ना है। माली क्या कहता है, बाग गाजर पेड़ मेरे। माली कहता है बुद्ध से कि तुम्हारे अगर नगर शहर हैं, तुम्हारी बहुत बड़ी चीज़ है, तो माली कहता है कि मेरे बाग गाजर पेड़ भी मेरे हैं। मेरे पास भी क्या है, बाग है, गाजर है, पेड़ है, तो यही सब कुछ मेरा ही है, यही सब कुछ मेरा धन है। तो बुद्ध कहे नगर शहर मेरे, माली कहे बाग गाजर पेड़ मेरे। अब आप लोग ये देख लिए। अब इसको कैसे, नगर से क्या हो जाता है, आप लोग ये सब जो टिक किए हैं सारा नोट कर लीजिए जो लिखे हैं, फिर हम इसको क्लीन करके इसका बताते हैं, समझाते हैं ट्रिक का मतलब। ये नगर क्या हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। ये नगर से क्या हो गया, मुजफ्फरनगर हो गया। शहर क्या हो गया, बुलंदशहर हो गया, बुलंदशहर हो गया। मेरे से आप ये सपोर्ट के लिए लगाए थे, बट एक मेरे का मतलब आप दोनों में से किसी मेरे का मतलब समझ लीजिएगा। मेरे मतलब मेरठ, इतना ही समझिएगा, मेरठ। दोनों में से किसी मेरठ को भी, मेरे को मेरठ समझ लीजिएगा। एक मेरे तो मैंने सपोर्ट के लिए लगाया था, लेकिन एक मेरे का मतलब आप लोग निकाल लीजिएगा कि मेरठ होता है। माली का मतलब शामली हो गया। बाग का मतलब बागपत हो गया, बागपत हो गया। गाजर का मतलब यहाँ 2 वर्ड याद रखिए, गाजियाबाद। गाजर से गाजियाबाद। आप लोग राइटिंग बोल रहे हैं वो आप लोग ज़्यादा ध्यान दीजिए क्योंकि ये थोड़ा मोटा है तो लिखने में। और पेड़ का मतलब क्या होता है, हापुड़, पड़, हापुड़। अब मेरे तो बस सपोर्ट के लिए, एक मेरे को आप लोग नहीं समझिएगा कुछ क्योंकि वो एक सपोर्ट के लिए है। तो उम्मीद करते हैं कि इस ट्रिक के बेस पे आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। आप लोग को याद करने में ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होगी। आप रास्ते में कहीं भी चल रहे हैं तो ये 2 लाइन 2-4 बार गुनगुना लीजिए, बस हमेशा के लिए आप लोग को याद हो जाएगा। चलिए हम कुछ अलग पढ़ते हैं, ये एनसीआर जिलों को देख लेते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम एक बात बता देना चाहते हैं कि वास्तव में हम आप लोग के लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मेरा सपोर्ट करें क्योंकि लोग बहुत हंसी उड़ाने लगे हैं। क्योंकि तुम इतना मेहनत करती हो, अलग अलग जगह से कंटेंट को इकट्ठा करती हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखती हो, उसके बाद कंटेंट तैयार करती हो, दिन रात इतना मेहनत करती हो, उसके बाद भी तुम्हारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, कमेंट नहीं आ रहा है, तो क्या आप लोग मेरा ऐसे इंसर्ट करवाते रहेंगे? आप लोग के लिए अगर हम मेहनत करते हैं तो आप लोग भी मेरा सपोर्ट करिए दोस्तों। बस आप लोग से इतना ही निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग मेरा सपोर्ट करिए। तो ठीक है, चलते हैं। उत्तर प्रदेश के एनसीआर में सम्मिलित कुछ ज़िले देख लेते हैं। तो एनसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, स्टेट कैपिटल रीजन होता है, ये रीजन है, स्टेट कैपिटल रीजन इसका फुल फॉर्म होता है। अब ये एनसीआर ज़िले क्यों बनाए गए हैं, इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि जो हमारे एनसीआर ज़िले हैं, एनसीआर ज़िले 8 हैं, उसके बेस पे जो इनका विकास किया जाएगा उसी। तो हमारे जो एनसीआर ज़िले हैं वो 6 हैं और एनसीआर ज़िले वो 8 थे। तो हमारा क्या है, एनसीआर ज़िले में कौन से 6 ज़िले हैं देख लेते हैं। लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई। तो लखनऊ, बाराबंकी, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, हरदोई। अब आप लोग उत्तर प्रदेश के एनसीआर में सम्मिलित ज़िले देख लिए। अब आप लोग
इसको पढ़ लिए कि 6 ज़िले होते हैं। अब आप लोग इसको ट्रिक बेस पे कैसे याद करेंगे कि सिर्फ एक लाइन में ख़त्म हो जाए सब। 6 लाइन पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं, एक लाइन में ख़त्म हो जाए। अब आप लोग कहीं भी रास्ते में चलते रहिए, बस एक लाइन याद कर लीजिए, 2-4 बार गुनगुना लीजिए, उसके बाद में हमेशा के लिए आप लोग को 80 ज़िले याद रहेंगे। तो देख लेते हैं इसका ट्रिक क्या है। सीता लखन हर बार नाव रैली में, मतलब जो सीता हैं लखन हैं, सीता भाई लखन से बड़ी हैं, इनकी बड़ी भाभी हैं, तो यहाँ पे सीता पहले लिखेंगे। सीता लखन हर बार, मतलब हर बार नाव रैली में, नाव रैली में। तो जो सीता है वो लखन, सीता लखन साथ में हर बार क्या करते हैं, नाव की रैली में हमेशा भाग लेते हैं। नाव की रैली में, तो नाव कभी कभी नाव मतलब रैली करवाई नहीं जाती है नाव की, बट ऐसे समझ लेते हैं कि नाव रैली में। तो सीता लखन हर बार नाव की रैली में भाग लेते हैं, बस सीता लखन हर बार नाव रैली में, सीता लखन हर बार नाव रैली में, ऐसे 3-4 बार पढ़ लीजिए, बस याद हो गया। अब इसको फुल तरीके से समझ लेते हैं कि इस ट्रिक का मतलब क्या क्या है। तो सीता का मतलब सीतापुर हो गया, सीतापुर हो गया। लखन का मतलब लखनऊ हो गया, लखनऊ हो गया। समझ तो आप लोग वैसे भी लेंगे, बहुत समझदार हैं, तभी आप लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बट बता रहे हैं। हर का मतलब हरदोई पीछे लगा दो, हरदोई हो गया। बार मतलब बाराबंकी हो गया, पीछे का वर्ड ही लिख रहे हैं, आगे तो इसमें लिखा ही हुआ है। नाव मतलब उन्नाव हो गया। रैली मतलब बरेली हो गया। बस आप लोग समझ लीजिए और आप लोग नोट भी कर लीजिए। इतना इजी वर्ड में इतना मतलब कोई पढ़ा नहीं सकता है इतना व्यवहारिक तरीके से। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और आप लोग मुझे अपना प्यार दें। आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट करें। वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए